नमस्कार। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वो है सकल व शुद्ध राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट नेशनल इनकम। ये हमारा ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है बीकॉम सेकेंड ईयर में, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। माई सेल्फ डॉक्टर संजय प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज पीथमपुर, धार में पोस्टेड है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या चीजें शामिल की हैं। राष्ट्रीय आय की अर्थ, राष्ट्रीय आय का प्रमुख परिभाषाएं, राष्ट्रीय आय का महत्व, विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा देय राष्ट्रीय आय की परिभाषा की विशेषताएं, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, कुल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बिंदु, व्यवहारिक प्रश्न और संदर्भ सूची। तो अगर हम ये एलएमएस पर आज ये अगर हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हम क्या सीख जाते हैं। इसमें हम सकल एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं अवधारणा हमें समझ में आ जाएगी। राष्ट्रीय आय का अर्थ समझने में हमें आसानी हो जाएगी। भारत के आर्थिक विकास की माप की जानकारी प्राप्त करने में हमें सुविधा हो जाएगी। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के विभिन्न अंगों की जानकारी हम प्राप्त करने में सुविधा हो जाएगी। अन्य देशों के आर्थिक विकास के तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी प्राप्त करने में भी हमें सुविधा हो जाएगी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ। हमें सबसे पहले राष्ट्रीय आय आखिरकार होती क्या है उसका हमें अर्थ समझना सबसे जरूरी हो जाता है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यहाँ पर दो वस्तुओं एवं सेवाओं पर जोड़ दिया गया है। अगर हम इनका योग कर लेंगे तो हमें राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाएगी। राष्ट्रीय आय का मापन किस देश के आर्थिक विकास और समृद्धि को आकलन करने के लिए किया जाता है। हम अगर राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उस राष्ट्र की जो जीडीपी है वो अच्छी है या थोड़ी सी निचले दर्जे की है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश को आर्थिक समृद्धि का सूचक होती है, इसलिए राष्ट्रीय आय को आर्थिक समृद्धि का मापदंड माना गया है। यदि हम किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय को देखते हैं तो हमें ये जानने में आसानी हो जाती है कि वह राष्ट्र विकसित राष्ट्र है या अल्प विकसित राष्ट्र है। इसी की हम दूसरी अवधारणा देखते हैं कि राष्ट्रीय आय अगर हम निकालते हैं तो किसी भी राष्ट्र में एक वर्ष के अंदर उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन व साहस के सहयोग से जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल योग को कुल राष्ट्रीय आय अथवा कुल राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। यानी कि किसी भी राष्ट्र के अंदर भूमि है, श्रम है, पूंजी, संगठन, साहस, इन सबसे जो आय होती है उसका योग कर लेंगे तो हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करने में सफल हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय आय की कुछ प्रमुख परिभाषाएं तीन अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई है। सर्वप्रथम हम पीगू के अनुसार लेते हैं। राष्ट्रीय आय किसी समुदाय के आय का वह हिस्सा होता है जिससे विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित रहती है और जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। यानी कि पीगू ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय निकालते समय हमें क्या कर ध्यान रखना है कि हमारे राष्ट्र में जो आय हुई है उसको तो हमें मुद्रा के रूप में मापना ही है, पर अगर हमें इस वर्ष अगर विदेशों से भी कोई आय प्राप्त हुई है उसे भी हमें जोड़ना पड़ेगा। इसी कड़ी में मार्शल के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो देखते हैं, किसी देश की श्रम एवं पूंजी उस देश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर प्रतिवर्ष कुछ भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिसमें सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। यानी चाहे उत्पादन हमारा भौतिक हो या अभौतिक रूप से हुआ हो, उसमें हमें सेवाओं का भी मूल्य को जोड़ लेंगे तो हमारा राष्ट्रीय आय की गणना हम कर पाएंगे। पर इसमें भी हमें विदेशों से प्राप्त आय को शामिल करना पड़ेगा। मार्शल ने भी ये परिभाषा दी है। हम अगली परिभाषा देखते हैं फिशर के अनुसार। वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित शुद्ध उपज का वह अंश है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर फिशर ने एक नई थ्योरी लेके आए हैं कि अभी तक तो हम उत्पादन को ही माप रहे थे या सेवाओं को ही माप रहे थे या विदेशी
आय को हम माप रहे थे, पर यहाँ पर फिशर एक नई थ्योरी दे रहे हैं जिसमें लिखा कि प्रत्यक्ष रूप से उपभोग कर लिया गया हो, यानी कि जब तक कोई वस्तु का उपभोग नहीं होगा हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि अब हमने तीनों अर्थशास्त्रियों की परिभाषा देख ली। अब इसकी अर्थशास्त्रियों की परिभाषा की विशेषताएं हम इसमें देखते हैं। तो मार्शल के द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय आय की परिभाषा की विशेषता। तो पहली विशेषता है राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर होती है। यानी मार्शल की जो हम परिभाषा देख रहे हैं उसकी पहली विशेषता है राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर होती है। इसमें दूसरा है कुल उत्पादन की गणना करते समय यंत्र व मशीनों की घिसावट एवं टूट फूट को घटाया जाता है या इसे समायोजित किया जाता है। तीसरी हम देखते हैं इसमें परिभाषा का विशेषता, मार्शल द्वारा दिए परिभाषा के अनुसार विदेशी विनियोग से अर्जित होने वाली आय को भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। अगली हम इस परिभाषा की विशेषता देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कुल उत्पादन के स्थान पर करने की बजाय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर की गई है। ऐसी सेवाएं जो एक व्यक्ति बिना प्रतिफल या मूल्य के अपने परिजनों मित्रों आदि को देते हैं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि वो उसका कोई प्रतिफल नहीं लिया उसने, तो मूल्य में नहीं मापा जाता, इसलिए उसको नहीं जोड़ा जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक संपत्ति से प्राप्त किया गया लाभ आय में सम्मिलित नहीं किया गया है। मार्शल की जो परिभाषा की हमने अभी विशेषता देखी है, ऐसा नहीं होता है कि जो विशेषताएं हैं या कोई अर्थशास्त्री ने कोई परिभाषा दी हो उसकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। तो मार्शल द्वारा दे राष्ट्रीय आय की परिभाषा की यहाँ पर आलोचनाएं भी हुई हैं। पहली आलोचना है, सैद्धांतिक आधार पर मार्शल द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा उचित है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से इसमें कमियां हैं जो इस प्रकार है। पहली कमी है, वस्तुओं एवं सेवाओं का सांख्यिकी उत्पादन गणना कर पाना एक जटिल प्रक्रिया है। यानी कि पूरे देश में कितनी वस्तुओं और कितनी सेवाओं का योग करना, यानी कि इतना बड़ा राष्ट्र है उसका हम योग कैसे करेंगे, कहीं ना कहीं एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है, जटिल कार्य हो जाता है। इसमें सेकंड है आलोचना, उत्पादन प्रक्रिया वह भाग जो उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु प्रयुक्त कर लिया जाता है या उत्पादन का वह भाग जिसका बाजार में विक्रय विनिमय नहीं हो का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना से छूट जाता है। जैसे कृषकों द्वारा गेहूं स्वयं के द्वारा उपयोग कर लेना। यानी कि अगर हम अपने भारत राष्ट्र की ही बात करें तो यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली पाई जाती है। तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या होता है कि जो वस्तुएं एक वस्तु दे के दूसरी वस्तु ले ली, उसमें उसकी आय या मुद्रा के रूप में उसे मापा नहीं जाता है, तो वो छूट जाती है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। इसमें अगला है, कई उत्पादों की दोहरी गणना की समस्या होती है। कृषि उत्पादों में यह सर्वाधिक होता है, यानी कि एक बार जब किसान ने उपभोग कर लिया तो उस समय गणना हो गई, जब व्यापारी के पास गया तो फिर गणना हो गई, फिर वो आगे बिकती है तो फिर गणना हो जाती। तो कई बार जो कृषि उत्पाद है उसकी दोहरी गणना होने की संभावना बनी रहती है। हमने अभी तक मार्शल को देखा, अब पिगू के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी उसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। पिगू ने अपनी परिभाषा के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमें राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना से बचना चाहिए। यानी पिगू ने भी वही चीज दोहराई है मार्शल की कि दोहरी गणना होने से बचना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय गलत आएगी। पिगू ने दूसरी जो विशेषता बताई है, पिगू ने भी विदेशी विनियोग की आय को राष्ट्रीय आय का भाग माना है। तीसरी है, पिगू के अनुसार केवल वही उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित की जाती है जिनका मौद्रिक रूप से मापन किया जा सकता है। यानी जिन्हें मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता उनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। अब फिशर के द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा, मार्शल तथा पिगू दोनों अर्थशास्त्रियों द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का आधार उत्पादन को लिया है, परंतु फिशर ने राष्ट्रीय आय की गणना हेतु उपभोग को आधार माना है। फिशर के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित शुद्ध उपज का वह अंश है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया गया है। यानी उत्पादन सेवाओं से हटकर इन्होंने उपभोग को राष्ट्रीय आय मापने का आधार माना है। फिशर के द्वारा दिए राष्ट्रीय आय की परिभाषा की कुछ विशेषताएं भी हैं।
फिशर के द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय का आधार कुल उपभोग है। सेकंड है राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष की अवधि में की जाती है, अर्थात वार्षिक आधार पर। विभिन्न आलोचकों के मतानुसार फिशर की परिभाषा तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक मानी गई है। क्यों फिशर की वैज्ञानिक मानी गई? क्योंकि अगर वस्तु का उपभोग ही नहीं हुआ तो उसका मूल्य कैसे आया, और जब मूल्य नहीं आएगा तो हम उसे राष्ट्रीय आय में कैसे शामिल करेंगे। फिशर की भी परिभाषा की कुछ आलोचनाएं हुई हैं, जिसमें पहली है फिशर के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुरूप कुल उपभोग का मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर पाना एक जटिल कार्य है। यानी कि कितना उपभोग हुआ है वो हमें पहले पता करना पड़ेगा और उसे फिर मुद्रा के मूल्य पे मापना एक जटिल कार्य माना गया है। दूसरा है टिकाऊ वस्तुओं के उपभोग की दशा में उनका वार्षिक उपभोग मूल्य सही सही ज्ञात कर पाना एक व्यवहारिक समस्या है। यानी कि जो वस्तुएं हम लेते हैं, जैसे कार है, फर्नीचर है, अलमारी है, कुर्सियां हैं, वो एक वर्ष में तो उपभोग नहीं हो जाती, ये लंबे समय तक चलती रहती है। तो उन्हें किस वर्ष में गणना की जाएगी और किस वर्ष नहीं की जाएगी, वो एक समस्या बनी रहती है। दोहरी गणना के दोष से यह परिभाषा भी मुक्त नहीं है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा। कुल राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में चालू उत्पाद के आधार पर उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का कुल योग को कुल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। यानी कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद को मापने के लिए यहाँ पर उन्होंने आधार उत्पादित कुल वस्तुएं सेवाओं को उनका बाजार मूल्य निकालने पर माना है। सेकंड देखते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है मूल्यह्रास को सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करते समय घटाया नहीं जाता है। यानी कि हमें मूल्यह्रास को घटाना नहीं है सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करते समय। सेकंड है उत्पादन में वर्तमान वर्ष मूल्य सम्मिलित किया जाता है, अगले या पिछले वर्षों में उत्पादनों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी कि जो वर्ष की हम गणना कर रहे हैं उसी वर्ष को लेना है, पूर्व के और पश्चात के वर्षों को नहीं लिया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मौद्रिक रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में पेंशन, उपहार, बेरोजगारी भत्ता जैसे भुगतानों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। निःशुल्क प्रदान की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा में बाजार कीमत पर सकल घरेलू अथवा कुल घरेलू उत्पाद। ये किस प्रकार का ज्ञात होता है? सकल घरेलू उत्पाद से आशय एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से होता है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना बाजार कीमत एवं साधन लागत के आधार पर की जाती है। इस प्रकार एक भौगोलिक धारणा है जिसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय सम्मिलित नहीं होती है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद से यानी कि जो एक देश के अंदर ही उत्पादित हुआ हो उसका ही मूल्य हम लेंगे। सकल घरेलू उत्पाद की विशेषताएं क्या हो सकती है? यह केवल एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित करता है, जिसे एक निश्चित समय अवधि में मापा जाता है। इसमें मशीनों की घिसावट या मूल्य ह्रास या स्थिर पूंजी का उपभोग का मूल्य भी शामिल रहता है। इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी कि जो वस्तु पूर्ण रूप से बन चुकी है, उत्पादित हो चुकी है, उनका ही मूल्य लेंगे। जो भी कच्ची अवस्था में है, जो पूर्ण नहीं हुई है, उसे हम शामिल नहीं करेंगे। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय एवं बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एक देश द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन करता है उसका वर्तमान मूल्य अथवा कीमत के आधार पर कुल बाजार मूल्य ज्ञात कर इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का योग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त कुल योग ही बाजार मूल्य पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। एवं यदि इस प्रकार प्राप्त कुल योग में से मूल्यह्रास अथवा प्रतिस्थापन व्यय घटा दिया जाता है तो प्राप्त शेष बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। हम इसमें आगे देखते हैं
विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से शुद्ध साधन आय से आशय एक वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय एवं दूसरे देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय के अंतर से है। विदेशों से शुद्ध साधन आय धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। जब धनात्मक आएगी हम उसे जोड़ेंगे, जब ऋणात्मक आएगी तो उसे हम नहीं जोड़ेंगे। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के अंग: कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति, विदेशों में निवासी कंपनियों द्वारा शुद्ध अर्जित आय, संपत्ति तथा उद्यमिता से प्राप्त शुद्ध अर्जित आय को ही हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहेंगे। बाजार कीमत पर शुद्ध उत्पादन: एक देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रचलित बाजार कीमतों के आधार पर सकल राष्ट्रीय आय में से घिसावट आदि के खर्चे घटाने के बाद जो शेष बचता है वह बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। घिसावट व्यय के घटक: प्रतिस्थापन व्यय, इसका अर्थ उन व्ययों से है जो उत्पादकों को पूंजीगत मशीनों के पुराना पड़ने पर उनके स्थान पर नई मशीनों के प्रतिस्थापन पर व्यय करने से होता है। मशीनों के टूट-फूट पर होने वाला व्यय, मशीनों के अचानक खराब हो जाने का किया गया व्यय इसमें शामिल होता है। यानी जो मशीन को लगाने व उसको सुधार करने के जो खर्चे होते हैं उसको हम इसमें शामिल करते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद: जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बाजार मूल्य में से मूल्यह्रास या पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है तो जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय का बाजार मूल्य कहा जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद: किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित उत्पादन के कुल मौद्रिक मूल्य में से प्रतिस्थापन व्यय अथवा मूल्यह्रास घटाने पर जो शेष प्राप्त होता है उसे ही शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। निजी आय: निजी आय से आशय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र से मिलने वाले सभी आय भुगतान जैसे वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय आदि को शामिल किया गया है तथा गैर आय भुगतान जैसे सभी प्रकार के हस्तांतरण भुगतान आते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी सम्मिलित रहती है। यानी कि व्यक्ति को निजी आय अगर किसी भी स्रोत से हुई है उसको हमको शामिल करना है। व्यक्तिगत आय: किसी देश द्वारा एक वार्षिक अवधि में वहां के लोगों द्वारा अर्जित आय की व्यक्तिगत आय मानी जाती है। यानी कि व्यक्तिगत उसकी आय है। व्यक्तिगत आय का एक आकलन करते समय प्राप्त आय में से कुछ कटौती की जाती है एवं कुछ हस्तांतरण एवं भुगतान व भत्तों को सम्मिलित कर लिया जाता है। इसमें बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसमें कंपनियों द्वारा देय आयकर, सामाजिक सुरक्षा, अंशदान आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय को हमने अभी तक जाना, अब इसका क्या महत्व है, क्यों हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं या उसको समझते हैं, वो एक राष्ट्र के लिए क्यों उपयोगी है, इसको हम देख लेते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय आय की गणना करना आर्थिक प्रगति के मापन की दृष्टि से आवश्यक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन कार्यों जैसे उद्योग, कृषि, वाणिज्य आदि की उत्पादन में सहभागिता एवं तुलनात्मक अध्ययन एक राष्ट्र की आय का दूसरे राष्ट्र की आय से तुलना कर आर्थिक प्रगति की दर ज्ञात करना, आय व्यय एवं बचतों का आकलन, आर्थिक नीति निर्माण, आर्थिक प्रगति के बाधकों की जानकारी लगाने के आदि उद्देश्य से राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व है। हम राष्ट्रीय आय की जब गणना करते हैं तो एक राष्ट्र कितनी तरक्की कर रहा है या एक राष्ट्र की तुलना हम दूसरे राष्ट्र से कर हम अपनी आर्थिक प्रगति को ज्ञात कर सकते हैं। हम हमारे नीति निर्माण के लिए हम आर्थिक नीति निर्माण के लिए भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और उनके बाधकों को भी दूर करने की हम कोशिश करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से राष्ट्रीय आय का उपयोग एवं महत्व निम्न प्रकार है। पहला है आर्थिक प्रगति का मापन। कोई राष्ट्र अपने आर्थिक रूप से कितनी प्रगति कर रहा है वो राष्ट्रीय आय के गणना से हमें पता चल जाएगा। आर्थिक नियोजन में सहायक: हमें आर्थिक नियोजन यानी कि हमें एक देश में
जनता के लिए कहें अगर कोई कार्य करना है, इनके लिए कोई योजना बनानी है, उसके लिए भी राष्ट्रीय आय की गणना हमें सहायता प्राप्त देती है। अन्य देशों से तुलना, हम अन्य देशों से हमारे देश की तुलना करके हम देख लेंगे कि हम कितना विकसित राष्ट्र हैं। एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। कृषि हो, उद्योग, सेवा, वाणिज्य आदि अलग अलग क्षेत्रों की कुल राष्ट्रीय आय में क्या अंशदान है, वो हम इसकी गणना में कर लेते हैं। यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना योगदान है, उद्योग का कितना योगदान है, सेवा का कितना योगदान है, वाणिज्य का और अलग अलग क्षेत्रों का क्या योगदान है, ये हम पता लगा सकते हैं। आर्थिक प्रगति के बाधकों की जानकारी, यानी कि हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं और आर्थिक बाधाएं जो आ रही हैं उसकी भी हम राष्ट्रीय आय की गणना में हमें जानकारी लग जाएगी। पूर्वानुमान में सहायक, अगर हमने राष्ट्रीय आय की गणना करी तो हमें अगले इस वर्ष के लिए पूर्वानुमान लगाने में भी हमें सहायता प्राप्त होगी कि हमें आगे जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं उसे कैसे दूर करके हमें आगे कैसे बढ़ना है। व्यावसायिक चक्रों का विश्लेषण राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा आर्थिक विकास के निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि हम एक कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करके ही आर्थिक विकास की ओर बढ़ते हैं। हमने उस लक्ष्य को कितना प्राप्त किया उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। नीतियों का मूल्यांकन, हमने जो नीतियां बनाई है उसका मूल्यांकन भी राष्ट्रीय आय की गणना के साथ साथ हो जाता है। वार्षिक बजट, एक केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपने बजट या बजटीय नीतियों के निर्माण में राष्ट्रीय आय की गणना सहायता करती है, यानी कि वार्षिक बजट बनाने में भी वो कहीं ना कहीं सहायता करती है। अभी तक हमने राष्ट्रीय आय का देखा, तो इसको हम सारांश रूप में देख लेते हैं। एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा व शेष विश्व से अर्जित साधन आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसी को हम दूसरे रूप में करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना अर्थव्यवस्था की संरचना का अध्ययन करने, आर्थिक नियोजन एवं आर्थिक प्रगति के मापन व इसके अवरोधों की जानकारी लगाने, शासकीय बजटों का निर्माण आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये कुछ लिंक दी हुई हैं जो अगर आप आगे भी फ्यूचर में पढ़ना चाहते हैं तो ये लिंक्स हैं। अब हम आपका कुछ इतना जो हमने पढ़ा है उसका हम मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो मैं प्रश्न रख रहा हूं आपके सामने, वो 4 ऑप्शन आएंगे, आप देखिएगा कि क्या आंसर है। एक अर्थव्यवस्था का अंतिम उत्पादन उसके कुल उत्पादन में से निम्नलिखित घटाने से प्राप्त किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर, मध्यस्थ वस्तुएं, हास, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर है मध्यस्थ वस्तुएं। अगला देखते हैं। जीएनपी को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। एनएनपी प्लस प्रत्यक्ष कर, एनएनपी प्लस मूल्यह्रास, एनएनपी प्लस अप्रत्यक्ष कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है एनएनपी प्लस मूल्यह्रास। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अर्थशास्त्री की परिभाषा उपभोग पर आधारित है? मार्शल, फिशर, पिगू, आरके वी राव। तो फिशर, जिनकी परिभाषा उपभोग पर आधारित। अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है? राष्ट्रीय आय बराबर जीएन पी एफ सी माइनस मूल्यह्रास, राष्ट्रीय आय बराबर बचत प्लस उपभोग, राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपीएफसी, राष्ट्रीय आय बराबर एनडीपीएफसी प्लस लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ। तो आंसर है राष्ट्रीय आय बराबर बचत प्लस उपभोग। अगला प्रश्न है। सामाजिक लेखांकन में से किसे चुना जा सकता है? जीएनपी, उपयुक्त में से कोई भी जो उद्देश्य की पूर्ति करता हो, एनएनपी, एनआई और पीआई। तो उपयुक्त में से कोई भी जो उद्देश्य की पूर्ति करता हो। अगला देखते हैं असेसमेंट। ये सही गलत है। राष्ट्रीय आय के मापन में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सम्मिलित होता है। ये सही है या गलत है? तो ये सही है। राष्ट्रीय आय के मापन में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्य वृद्धि ज्ञात करने हेतु विक्रय मूल्य माइनस मध्यवर्ती लागतें सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सही है या गलत है?
तो ये है सत्य। तीसरा प्रश्न है, अंतिम वस्तुओं का अभिप्राय ऐसे वस्तुओं से है जिनकी मांग अंतिम उपभोग के लिए की जाती है। सत्य है कि असत्य है? तो ये भी सत्य है। अगर हम आगे कुछ संदर्भ ग्रंथ देखना चाहते हैं तो वो सूची आपके सामने है। इस ई कंटेंट को बनाने में जिन जिनका सहयोग प्राप्त हुआ उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका धन्यवाद प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।